आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को प्रभा खेतान फाउंडेशन के कार्यों और गतिविधियों के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। इस संस्था की स्थापना 1980 के दशक में प्रतिष्ठित भारतीय साहित्यकार, उद्यमी और नारीवादी स्वर्गीय डॉक्टर प्रभा खेतान ने साहित्य के विविध आयामों का विस्तार और विकास करने के उद्देश्य से की थी। वर्तमान में यह संगठन भारत और दुनिया भर के 55 से अधिक शहरों में कला, संस्कृति, शिक्षा, वन्य जीव संरक्षण और साहित्य प्रचार के क्षेत्र में सक्रिय है। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य अपनी भाषा अपने लोग अभियान के तहत भारत की बहुसांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान और प्रचार करना है। कार्यक्रमों और उत्सवों के माध्यम से भारतीय साहित्य और संस्कृति की अमूल्य धरोहर को प्रदर्शित किया जाता है। फाउंडेशन साहित्यिक संवादों और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से लेखकों, कवियों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाती है। फाउंडेशन द्वारा विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे हिंदी में कलम, अंग्रेजी में एन ऑथर्स आफ्टरनून, उर्दू, अरबी और फारसी में लफ्ज, क्षेत्रीय भाषाओं में आखिर। इनके अलावा किताब, एक मुलाकात, द राइट सर्कल, सुर और साज जैसे समृद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से यह फाउंडेशन समाज के विभिन्न पहलुओं को छूने का कार्य कर रहा है। कलम का यह आयोजन अपनी भाषा, अपने लोग की सोच को बढ़ावा देता है। इस कार्यक्रम में हम नामचीन और कई बार नए लेखकों को भी उनके प्रशंसकों और पाठकों से सीधे जोड़ते हैं। हमें खुशी है कि कलम के इस सत्र में हमारे साथ अतिथि के रूप में पत्रकारिता जगत की जानी मानी हस्ती संजीव पालीवाल जी उपस्थित हैं। वे पिछले 35 वर्षों से हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और उन्होंने दैनिक जागरण, अमर उजाला और आज जैसे प्रमुख समाचार पत्रों के साथ साथ दूरदर्शन, BITV और IBN 7 न्यूज 18 जैसे प्रमुख समाचार चैनलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में वे आज तक में प्रबंध संपादक, इंटरनेशनल और साहित्य तक के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा वे कुशल लेखक और वक्ता भी हैं। उन्होंने मुंबई नाइट्स, नैना, पिशाच जैसे क्राइम थ्रिलर और एक रोमांटिक उपन्यास ये इश्क नहीं आसान लिखा है। आज के इस सत्र में संजीव जी के साथ बात करेंगी एहसास विमेन लखनऊ की कनक रेखा चौहान। कनक जी मेटाफर द लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल और कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल की संस्थापक निदेशक हैं। इसके साथ ही वे लखनऊ एक्सप्रेशन सोसाइटी की उपाध्यक्ष भी हैं, जो साहित्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती है। वे लखनऊ में 2011 में पेंगुइन एम्बेसडर के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं और स्पिक मैके जैसे संस्थाओं के साथ भारतीय संगीत और कला में प्रचार प्रसार में सक्रिय हैं। आगे की बातचीत के लिए मैं कनक जी और संजीव जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया। हम सबने सुना कि संजीव जी मीडिया से जुड़े रहे, उनका 30 वर्ष का एज ए जर्नलिस्ट पत्रकारिता का अनुभव है और अब एक सफल लेखक भी है। उनसे मैं पहला सवाल यही करूंगी कि ये एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट, जो सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट का सफर कैसा रहा, कितना दिलचस्प था, कितना चैलेंजिंग था? सबसे पहले तो प्रभा खेतान फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका जो लखनऊ चैप्टर से जुड़े हुए उन सबका आभार कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। देखिए, जो मैं जर्नलिस्ट आमतौर पर सब स्टोरी टेलर ही होते हैं। हमारा काम होता है खबरों को बताना। यहाँ आदित्य मिश्रा बैठे हुए हैं हमारे दोस्त, जिनके साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 1989 में। वो लखनऊ के ही हैं। तो मुझे याद है पहली बार जब मैं फील्ड में गया तो ये मेरे साथ गए थे। अब मुझे लिखना नहीं आता था, तब तक मैंने कुछ लिखा नहीं था। मुझे जॉब मिल गई थी। वो जॉब मिलने का भी बड़ा दिलचस्प किस्सा था। मैं बस ऐसे ही एक ऑफिस में चला गया था और मैंने कहा था कि मुझे रिपोर्टर बनना है। मुझे कुछ नहीं पता था कि जर्नलिज्म में होता क्या है। किताबें पढ़ता था सुरेंद्र मोहन पाठक साहब की। उस पाठक साहब की किताबों के अंदर एक कैरेक्टर है उनका, जो सीरीज वो लिखते हैं, सुनील कुमार चक्रवर्ती सीरीज। वो सुनील कुमार चक्रवर्ती ब्लास्ट नाम के अखबार का रिपोर्टर है। उस रिपोर्टर का एक बॉस है राय साहब, उनका बड़ा सा ऑफिस है, उनकी एक सेक्रेटरी होती थी
सुनील उसके साथ फ्लर्ट करता था तो मुझे लगता था कि सबसे अच्छा काम यही है, रिपोर्टर बन जाना चाहिए। सुनील की ड्रॉर में ब्लैक लेबल रखी रहती थी जिसको वो अमरीक सिंह काला बिल्ला बोला करता था। मैंने कहा यार ये कमाल का काम है, नौकरी तो यही करनी चाहिए। कोई आइडिया नहीं था जर्नलिज्म होता क्या है, क्या नहीं होता, करते क्या है। तो जब ऑफिस में पहुंच गया मैं वहां, तो एक साहब बैठे हुए थे, वो लखनऊ के थे। तो मैंने उनसे पूछा ये एडिटर कहाँ बैठते हैं? यंग लड़का, दिमाग में फितूर सवार था कि रिपोर्टर बनना है, एक इंसान बैठा हुआ एक बड़े से हॉल में अकेला। मैंने एडिटर कहाँ बैठते हैं? मुझे लगा कहीं बैठते होंगे, केबिन होगा, एसी वेसी लगा होगा। उनका बोलिए। अरे मैंने कहा एडिटर से मिलना है। बोले बोलिए। यार ये तो बड़ी मुश्किल होगी, ये तो खुद ही एडिटर है। मैंने कहा सर, फिर मुझे लगा गड़बड़ हो रही है मामला। तो मैंने कहा सर मुझे रिपोर्टर बनना है। उन्होंने कहा अच्छा कुछ लिखा है? मैंने कुछ छपा है? नहीं। तो बोले कैसे बन जाएंगे? मैंने कहा बन जाएंगे सर, रिपोर्टिंग ही तो करनी है, कर लेंगे। पता नहीं उनको क्या समझ में आया, कुछ एटीट्यूड देखा होगा, कुछ होगा, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में दे दिया। और बोले इसकी जो लीड स्टोरी है फ्रंट पेज की, उसका इंट्रो ट्रांसलेट कर दो। अब लीड स्टोरी और इंट्रो दोनों ही मुझे नहीं पता है, दोनों क्या होते हैं, कभी काम नहीं किया, कुछ नहीं आइडिया। तो मैंने कहा सर लीड स्टोरी? बोले भाई जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो। फिर मैंने कहा इंट्रो? बोले वो जो पहला पैरा है वो। तो वो लिखा, उनको कुछ समझ में आया। तो 1989 में पहली जॉब उन्होंने मुझे 500 रुपीज की ऑफर की, जिसको मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया। तो यहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ। तो फर्स्ट रिपोर्टिंग फिर ये आदित्य मिश्रा यहाँ बैठे हुए ये मिले थे, इनके साथ गए थे। किसी मोहल्ले में कूड़े का ढेर लगा हुआ था। वो लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई ये कूड़े का ढेर साफ नहीं हो रहा। और वहां पे एक एमएलए साहब रहा करते थे कि एमएलए की कॉलोनी में कूड़े का ढेर है। तो उसकी हेडिंग जो लगी थी, महानगर या महानरक। ये मुझे याद है। और मेरी पहली बायलाइन दैनिक आज अखबार में ये छपी थी। तो वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ था। क्योंकि नॉवल में पढ़ता था, उस वक्त मैं हिंदी नॉवल पढ़ता था। और फिर दिल्ली आना हो गया, लंबी कहानी है, उसको मैं छोटा कर देता हूँ। दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद बहुत सारे नए लोग मिले और उन्होंने वो चस्का लगाया इंग्लिश क्राइम फिक्शन का। बहुत सारे नए ऑथर पढ़ने को मिले। जब उनको पढ़ना शुरू किया, चेस तो पहले पढ़ लिया था, यहाँ आके इयान रैंड के, डेविड बार्डा की, ली चाइल्ड, जेम्स पैटरसन, बहुत सारे लोग मिले, माइकल कॉनली। मतलब मैं सोचूंगा तो मुझे कम से कम 100 नाम याद आ जाएंगे। उन्होंने उसका चस्का लगा दिया। वो जब पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि क्राइम फिक्शन दरअसल होता क्या है। जो हम पढ़ते हैं वो ठीक है हमारे हिसाब से, लेकिन असली क्राइम फिक्शन है क्या? वो पढ़ते पढ़ते अंदर से कहीं एक खूब उठने लगी कि यार मैं भी लिख सकता हूँ, मुझे लिखना चाहिए। तो उसी की परिणति जो है वो ये 4 किताबें हैं। आपकी पहली किताब थी नैना, दूसरी थी पिशाच, जो कि पहली दोनों ही मीडिया बैकग्राउंड से। तीसरी किताब आई, वो एक लव स्टोरी थी, ये इश्क नहीं आसा। हालांकि आग का दरिया कतई नहीं थी, इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग टेंडर लव स्टोरी। और चौथी यानी कि ये मुंबई नाइट्स, जो हम सबके हाथ में है, ये रातें मधोश हैं और राज घातक, मरना मना है, ये इसकी बायलाइन है। तो ये तीनों किताबें जो है एक तरह से क्राइम थ्रिलर्स हैं। ये इश्क नहीं आसा लव स्टोरी है। इश्क नहीं आसा ने इतना अच्छा बिजनेस नहीं किया शायद जितना इन तीनों ने किया, और इस वाली के तो 3 एडिशन आ चुके हैं, बट ऑल 3 ऑफ देम आर बेस्ट सेलर्स। क्या ये रीडिंग पैटर्न को इंगित करती है कि भाई हमें इश्क से कोई मतलब नहीं है, हमें तो लाइफ में थ्रिल चाहिए, या फिर ये आपका कोर ऑडियंस है? देखिए, जो मुझे लगता है, मैंने जब नैना लिखा, नैना मेरे 10 साल की लड़ाई थी। मैं 10 साल से लिखने की कोशिश कर रहा था और मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या स्टोरी लिखूं। मुझे पता था कि मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा था। बहुत सारी स्टोरी मेरे पास अभी अधूरी लिखी पड़ी है जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। किसी में 5000 वर्ड लिखे, किसी में 10,000 वर्ड लिखे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कंप्लीट कैसे करूं। स्टोरी स्टार्ट करना मुझे आता है, स्टार्टिंग हो जा रही है, 5,000, 10,000, 15,000 तक पहुंच जाता हूं,
लेकिन फिर मैं भटक जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। एक दिन मुझे लगा कि मैं कंटेम्प्रेरी फिक्शन क्यों नहीं लिखता, मैं क्यों इस चक्कर में पड़ा हूँ। जो इस दुनिया में इस वक्त घट रहा है, अगर मैं उसको दर्ज करना शुरू कर दूं, रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं अपने नॉवल में, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और जो मैं कहना चाहता हूं वो कह पाऊंगा। तो नैना वहां से शुरू हुई। एक दिन न्यूज रूम में बैठता हूं मैं, बहुत बड़ा न्यूज रूम है हमारा, और वहां हमारे एंकर सारे स्टार हैं, आपको पता है न्यूज एंकर आज की तारीख में जैसे फिल्म स्टार होते हैं, सेलिब्रिटी हैं। उनके पीछे वो जब चलते हैं तो आप देखेंगे 100-200 लोग हमेशा उनको चेस करते हुए चल रहे हैं। तो एक एंकर थी उस दिन, मैंने उनको नोटिस किया। उस दिन वो ट्विटर पर उनको लेके बहुत हंगामा मच रहा था, ट्रेंड कर रही थी। तो मुझे लगा कि मान लो 2019 की बात है, इलेक्शन से ठीक पहले की, कि अगर इसको कुछ हो जाए आज तो क्या होगा, इस देश की पॉलिटिक्स क्या आज कहाँ जाएगी, कैसा हंगामा होगा, पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, और कैसी कैसी कहानियां निकल के आएंगी। तो नैना की शुरुआत वहां से हुई थी। तो नैना आई, नैना बेस्टसेलर हो गई नैना। लेकिन नैना को लिखने में सबसे बड़ा डर ये था कि मैं अपने ही अंदर की कहानी लिख रहा था। मुझ पे सब लोगों का शक था कि इसने किसकी कहानी लिख दी है। हर एंकर ने, हर एडिटर ने, हर बॉस ने मुझसे पूछा, आपने तुमने लिखा किसके बारे में है ये? मैंने कहा किसी के बारे में नहीं है, मस्त रहो, जब तक किसी को समझ में नहीं आ रहा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आज तक नहीं बताया कि वो किसके बारे में है। तो इस देश में मुझे लगता है कंटेम्प्रेरी फिक्शन की बहुत कमी है। मैंने उस कमी को पूरा किया, जिसकी वजह से क्राइम, तो देखिए अगर आप अखबार उठा लीजिए क्राइम भरा होता है। आप कोई सा पेपर उठा लीजिए, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, इस देश में क्राइम की कोई कमी नहीं है। शायद इसी वजह से लोगों ने क्राइम पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि हमारे न्यूज़पेपर उनकी क्राइम पढ़ने की जो भूख है वो शांत कर देते हैं। तो उनको चाहिए था कुछ अलग, कुछ ऐसी दुनिया जिस दुनिया के बारे में वो नहीं जानते हो। सो नैना टेलीविजन की दुनिया के दरवाजे उनके लिए खोलती थी। वो ये बताती है नैना कि टीवी के लोग कैसे काम होते हैं, न्यूज़ चैनल में कैसे काम होता है। जो वेब सीरीज में दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल वैसे नहीं चलते हैं, न्यूज़ चैनल उससे एकदम अलग चलते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि अगर आप किसी को भी देखिए, कोई भी बड़ा ऑथर अगर आप यूरोप में देखेंगे या अमेरिका में देखेंगे, तो वो उनका बैकग्राउंड बहुत क्लियर होता है, किस इंडस्ट्री के बारे में वो क्या बता रहे हैं, और उसको पढ़ के आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे है ना, कि उसका परिवेश क्या है, कहाँ से लेके आए हैं। तो मैंने यही कोशिश यहाँ की कि हिंदी में मैं जब न्यूज रूम की बात कर रहा हूं तो सबको ये समझ में आ जाए कि न्यूज रूम काम कैसे करता है। सो नैना थी, फिर वो पिशाच आई। पिशाच नैना का एक्सटेंशन थी। अब हुआ क्या, नैना के साथ प्रॉब्लम ये हुई, क्योंकि मैं रॉ था, मुझे लिखना नहीं आता था। एक दो दोस्तों ने मुझसे 2-3 सवाल पूछ लिए नैना के बारे में, कि वो जो लेडी थी जिससे नैना मिलने जाती थी आश्रम में, उसका क्या हुआ। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैंने अधूरा छोड़ दिया था। 1-2 सवाल और पूछे, और सुरेंद्र मोहन पाठक साहब ने भी मुझसे पूछा, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने एक बात कही है, और ये हम न्यूज में भी करते थे, जिसको हम भूल गए, जो मैं भूल गया। न्यूज में ये कहा जाता है, व्हेन इन डाउट कट इट आउट। ये बहुत सिंपल फंडा है, वहां ये कहा गया है। सो अगर मेरे पास और न्यूज रिपोर्ट हो या नॉवल हो, उसमें ऐसा सवाल नहीं उठना चाहिए। कोई भी न्यूज रिपोर्ट वो इनकम्प्लीट मानी जाती है जो वो सवाल अधूरे छोड़ जाती है। आपकी न्यूज रिपोर्ट हो या आपका नॉवल हो, हर सवाल का जवाब होना चाहिए। अगर आपने ये कहा है कि इस हॉल में एक मर्डर हो गया, उस हॉल में एक माइक लगा हुआ था, माइक के पीछे जो है एक स्पीकर लगा हुआ था, क्यों बता रहे हो ये बातें, जस्टिफाई करो। यहाँ ये माइक लगा हुआ है या उसके पीछे स्पीकर है या 6 जो है वो पिक्चर्स लगी हुई है, उसको जस्टिफाई करो, वरना हटा दो। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तो 3-4 सवाल अधूरे छूट गए थे। ऐसे ही मैंने एक फेसबुक पोस्ट पढ़ी थी, जिस फेसबुक पोस्ट के ऊपर वो पूरा नॉवेल लिखा गया है पिशाच, वो रियल लाइफ स्टोरी है। उसको मैंने पढ़ा, और पढ़ के मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको अगर मैं लिखता हूं तो इस बहाने नैना के अधूरे छूटे हुए सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। तो पिशाच बनी उससे।
वो भी कंटेम्प्रेरी है। फेसबुक से कैसे मर्डर होते हैं एक पोस्ट की वजह से, कैसे 25 साल पुराना एक केस बाहर निकल के आता है, कैसे वो सॉल्व होता है, कैसे न्यूज़ चैनल इन्वॉल्व होते हैं, हिंदू मुस्लिम जो चैनल के ऊपर होता रहता है वो कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये सब उसमें है। इसकी बात करें मुंबई नाइट्स की, तो मुंबई नाइट्स जो है मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से प्रभावित है? आप कह सकते हैं। तो मुझे तो बहुत कुछ लगता है लाइफ में। नहीं देखिए, मतलब आपका ये कहना गलत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक ऐसी मौत रही जो 6 महीने तक तो टीवी चैनल पे लगातार चलती रही और सारे लोग उसको देख रहे थे। टीवी वही दिखाता है जो लोग देखते हैं। देखिए एक सच्ची बात है, अब टीवी को ये कहें कि टीवी कुछ कर देता है, वो टीवी कुछ नहीं करता। टीवी में तो मिनट मॉनिटरिंग हो रही होती है, जो आप देख रहे होते हो वही दिखाता रहेगा। आप जिस कर दोगे वो दिखाना बंद कर देंगे। सो अगर टीवी पे कुछ चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि लोग देख रहे हैं उसको। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें। बट क्या ये बिजनेस डिसीजन नहीं होता है? नहीं, कोई बिजनेस डिसीजन नहीं होता। बिजनेस डिसीजन तो ये है जो लोग चाहते हैं वो दो, यही एक बिजनेस डिसीजन है। क्योंकि जो अब जैसे गुलजार साहब की बात करिए तो वो कहते हैं कि भाई क्यों आपको ये दिखाना है सब कुछ, आप जो हम जो लिख रहे हैं वो भी तो लोग खाना भी तो आप अपनी मर्जी का खाते हैं, तो न्यूज़ भी अपनी मर्जी की देखिए, कपड़े भी अपनी पसंद के पहनते हैं, तो आप न्यूज़ भी अपनी पसंद से देख सकते हैं। तो ये क्यों मान के चलते हैं कि जो दिखाया जा रहा है वही हम देखेंगे? क्या उसको हम छोड़ देते हैं। मुंबई नाइट्स पे, तो मुंबई नाइट्स की कहानी भी ऐसे ही निकली। देखिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत के तमाम सवाल थे। मैं ऐसे ही सोचता रहा एक दिन बैठा हुआ, मानते हैं कि ऐसे ही एक मौत हो जाती है। अब ये तो हर कोई जानना चाहता है कि वो हत्या है या आत्महत्या है, मर्डर है, सुसाइड है, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी। कोई ये विश्वास करने को तैयार नहीं है, जो पुलिस ने बताया, जो इन्वेस्टिगेशन ने बताया, जो इवन टीवी चैनल ने बताया, कोई मानने को तैयार नहीं उस थ्योरी को। थ्योरी भी बहुत है। तो मैंने सोचा चलो एक कहानी लिखते हैं इस पर। यही सोचते हैं, हम ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, मुंबई में ऐसा क्या हो सकता है। तो वो एक कहानी मैंने लिख दिया। वो सही है गलत है, गलत ही है क्योंकि फिक्शन है। आपको पढ़ना पड़ेगा जानने के लिए कि आपका क्या नजरिया है ना। लेकिन मैंने अपने नजर से उस कहानी को लिख दिया, क्योंकि तमाम कहानियां देखिए ऐसी ही लिखी जाती है। जब कंटेम्प्रेरी आप हिस्ट्री अलग अलग तरीके से लोग रिकॉर्ड करते हैं। कुछ लोग जो है वो सीधा इतिहास लिख देते हैं, हिस्ट्री लिख देते हैं। मैंने इतिहास को फिक्शनलाइज करके लिखने की कोशिश की। आप जब कहानी लिखते हैं कोई भी क्राइम थ्रिलर, तो हाउ डज इट वर्क? उसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं? आपको तो एंड पता है, भाई लेखक तो भगवान है, वो किसी को मार सकता है, किसी को जिंदा कर सकता है। जर्नलिस्ट भी ऐसे ही होते हैं, वो कुछ भी नहीं। जर्नलिस्ट के साथ प्रॉब्लम होती है। जर्नलिस्ट और राइटर में दोनों में फर्क है। जर्नलिस्ट को तो ये बताना होता है कि क्या हुआ। जैसे जो सिलसिला जब अभी बात हो रही थी टीवी पे जो आता है या अखबार में जो छपता है, तो काफी कुछ हमारा दृष्टिकोण उसी, अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं तो उस लिहाज से सोचेंगे, अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं उस लिहाज से सोचेंगे। लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो आप कैसे उसका फ्लो बनाते हैं? आप पहले सोच लेते हैं कि मेरा एंड ये रहेगा, तभी तो आप हाउ डू यू वर्क इट बैकवर्ड्स? मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये मुंबई नाइट्स है, मुंबई नाइट्स 2 साल तक ऐसे ही रखी रही, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसकी एंडिंग क्या करूँगा, कैसे करूँगा। वो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा जो मर्डर की वजह बनेगा। ट्रिगर पॉइंट मैंने सोच लिया था क्या होगा, लेकिन मुझे लगता था कि वो ओवर द टॉप हो जाएगा, यार बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने 2 साल सिर्फ इसलिए उसको नहीं लिखा कि मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा था उसको लिखने के लिए। आपके लिए बहुत उलझन भरा समय भी रहा होगा कि एक किताब अधूरी पड़ी है और मुझे लिखनी है। वो इश्क नहीं आशा आ गई ना बीच में। उस बीच में मैं इश्क में घुस गया, इश्क की राह पकड़ ली मैंने। तो वो क्योंकि मुझे लग रहा था, लेकिन बाद में जब मुझे समझ में आया कि नहीं, अब आप देखिए ना, अभी हमने एक स्टोरी पेरिस वाली पढ़ी। एक आदमी जो है रात को अपनी वाइफ को ड्रग्स देके वो रेप कराता था, 400-500 लोगों ने रेप किया उसके साथ। अभी आज मैं पढ़ रहा था मुजफ्फरनगर की यहाँ की एक घटना। एक आदमी अबू धाबी में बैठा हुआ अपने दोस्तों को हर रात भेज देता था और वो वीडियो पे देखता रहता था सब कुछ। हर रात उसके दोस्त जा रहे थे। पिछले 3 साल से सिलसिला चल रहा था। अभी आज पढ़ी मैंने, केरल में एक बच्ची के साथ 3 साल से लगातार जो है पूरा गांव रेप कर रहा था। हो क्या रहा है इस देश में भाई? अगर इस देश में ये सब हो सकता है तो मैं कुछ लिख क्यों नहीं सकता? मेरे को
लिखते समय इतना सोचना पड़ा इसकी एंडिंग लिखते हुए कि मैं क्यों नहीं लिख सकता, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि यार ठीक नहीं होगा लिखना, लिखूं कि नहीं लिखूं, लिखूं कि नहीं लिखूं, मैं इतनी कश्मकश में था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, छुपा नहीं सकते, समाज में जो हो रहा है, जो घट रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसको छुपा के अंदर दी काटपट रख के होगा क्या? हम छुपाते ही रहेंगे सारी जिंदगी, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। बोलना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चीजें होती नहीं है, होती हैं, हम छुपाते रहते हैं बस। ये किताब तो मुंबई की जो अंडरबेली है उसको इतना विभत्स रूप उसका उसने उजागर किया है। आराम नगर में जो कास्टिंग का सिलसिला चलता है, नए बच्चे आते हैं गांव देहात के, छोटे शहरों के, एक सपना लेके आंखों में, उसका बहुत अच्छा चित्रण आपने। मुझे पता नहीं था, मैंने अपने दोस्तों को फोन किया ये पूछने के लिए, तो उन्होंने किसी दिन आके देख लो यहाँ पे क्या होता है, सुबह से कैसी लाइनें लगती हैं कास्टिंग के ऑफिस के बाहर। बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। आराम नगर एक इलाका है जहाँ पे बहुत सारी कास्टिंग एजेंसी है। मुंबई में कहते हैं कि हर रोज लाखों की तादाद में लड़के लड़कियां उतरते हैं मुंबई में स्टेशन पर। पूरे देश से लोग जाते हैं, सबका सपना होता है हीरो हीरोइन बनने का। अब हम सबको मालूम है कितने लोग हीरो हीरोइन बन जाएंगे, कोई नहीं बन सकता, बहुत कम, बहुत रेयर होता है। आजकल तो घर खानदान से ही निकल के लोग आ जाते हैं, बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। तो वहाँ कहते हैं, मैं गया नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे दोस्त तमाम लोग फिल्में बनाते हैं, तो मैंने उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा स्ट्रगल कैसा होता है? बोले आओ देखो तुम्हें दिखाते। फिर उन लोगों ने मुझे 10-15 डॉक्यूमेंट्री भेजी। उन्होंने कहा चलो ये देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्री देख के तुम्हारी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, जो अलग अलग लोगों ने ना फिल्में बनाई होती। वो आराम नगर है, आराम नगर में छोटी सी लेके बड़ी तक कास्टिंग एजेंसी है, और वहाँ पे सुबह से लोग पहुँच जाते हैं, एक एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, और दफ्तरों के बाहर लाइनें लगी होती हैं। एक सीन मिल जाए किसी को, एक शॉट ही मिल जाए, पढ़ के सुना दें, कुछ सुना दें, मतलब ये महीनों, 6 महीने, साल भर, 2-2 साल, 10-10 साल निकल जाते हैं। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का केस हम सबके सामने है, बमन ईरानी का केस हम सबके सामने, तमाम लोग हैं, पंकज त्रिपाठी का केस हम सबके सामने है। कितने साल के बाद उनको शोहरत मिली, जाके 10-10 साल, 15-15 साल जूतियां चटकाते रहे, तब जाके शोहरत मिली। लेकिन हम ऐसे लोग उंगलियों पे गिन सकते हैं। जिस शहर में, जिस माया नगरी में खुद को साबित करने के लिए, खुद का नाम रोशन करने के लिए लाखों लोग पहुंचते हों, वहां गिनती पे हम गिन सकते हैं कितने स्टार निकले। आप सोचिए उस शहर का हाल क्या होगा, और क्या करने को वो तैयार रहते हैं, कैसे रहते हैं वो लोग। तो एस्पिरेशन का लेवल एक बहुत ही अलग है। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि बच्चे क्या क्या कर गुजरते हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और पहुंच नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात ये है। तो आराम नगर के बारे में पढ़िएगा, इस किताब को जरूर पढ़िएगा। दूसरी बात जो आपने शुरुआत में कही कि सुरेंद्र मोहन पाठक जी को आपने बहुत पढ़ा, जिन लोगों ने उनका नाम नहीं सुना है, सुरेंद्र मोहन पाठक जी क्राइम नॉवेल्स लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं। 60 साल का उनका लेखन का सफर है, उन्होंने करीब 300 नॉवल लिखे हैं, और उसमें क्राइम नॉवल में एक ही चीज सबसे जरूरी होती है कि दोहराव की कोई उसमें जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई चीज दोहरा दी है पिछले क्राइम नॉवल से, तो इट टेक्स अवे फ्रॉम इट। ऐसे में आप मुतासिर हुए उनके हीरो से। तो आपका जो हीरो है विशाल सारस्वत, ही इज ऑल्सो वेरी ब्रेव, वेरी डेयरिंग, वेरी एडवेंचरस, थोड़ा सा छिछोरा भी है, जो कि सुशील चक्रवर्ती से फर्क है। ऐसा क्यों? नहीं, अगर आप पाठक साहब का एक किरदार है सुधीर कोहली, प्राइवेट डिटेक्टिव, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा छिछोरा है। तो देखिए, जब हम किरदार लिखते हैं तो हम किरदार इस नजर से लिखते हैं कि लोगों के जहन में रह जाए, वो उन्हें याद रह जाए, और याद तभी रह जाएंगे जब उसमें कोई क्वालिटी होगी, चाहे अच्छी या बुरी, उसको जिस रूप से देख ले, लेकिन उसका जो जिस तरीके से उस कैरेक्टर का विस्तार होता है और अंत जहां होता है उसका आप देखेंगे कि वो हालात के थ्रू होता हुआ किस तरीके से एक नए रूप में अंत में हमारे साथ नजर आता है। अच्छा, वो चैलेंज एक लेखक के सामने क्या होता है, क्या वो सारी कहानी खोल दे? मेरे सामने ये बहुत चैलेंज चल रहा था, क्या मैं विशाल सारस्वत की कहानी बता दूं कि उसकी बैक स्टोरी क्या है, या उसको अगले उपन्यास के लिए रख लूं? ये एक बड़ा चैलेंज है। मैंने उसकी कहानी बताई नहीं कि भाई वो अगर ऐसा है तो वो क्यों है, किस लिए है, उसकी फैमिली कहाँ है। ये सवाल किसी के भी मन में लाजमी है कि वो उठेगा, लेकिन मैंने वो लालच छोड़ दिया, टेम्पटेशन छोड़ दी। मैंने कहा अगली किताब के लिए छोड़ देते हैं, वरना क्या बताने को रह जाएगा, कहानियां तो बतानी पड़ेंगी।
हमें तो बहुत बड़ा टेम्पटेशन ये हुआ कि हम ढूंढते रहे कहानी में कि कौन सा कैरेक्टर एक्चुअल रियल लाइफ कैरेक्टर है इसमें। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इतनी कहानियां सुनी और किस किस ने उसे सताया, किस किस ने सपोर्ट किया, दिमाग में यही चलता है अच्छा ये वो आदमी होगा क्यों मिला कितने मिले चलिए 2 मिले। तीसरा कैसे मिस कर दिया आपने? तीसरा अभिजीत का कैरेक्टर है, वो पता नहीं कौन है। मैं माइक के बाद बता दूंगा आपको किस पे बेस किया है। वैसे आज का इंडिया में क्राइम राइटिंग का सिनेरियो क्या है? क्या हम अभी भी अमेरिका के किसी भी, जैसे आपने पैटरसन की बात करी, कोबेन की बात करी, क्या वो उस पे कहीं मैच करते हैं? नहीं, कहीं नहीं। ओटीटी फिल्म, देखिए दुख की बात है कि हम इतनी फिल्म्स बनाते हैं, शायद सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में। मैं आपको अगर एक सच बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। नैना के लिए हर जगह से मेरे पास अप्रोच आई, और अप्रोच इस तरीके से आती है कि फिल्म बनाने के लिए ओटीटी सीरीज प्रोडक्शन हाउसेस बात करते हैं, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से, और ये हुआ कि इंग्लिश में दे दूं। मैंने इंग्लिश में को दे दूं, हिंदी में नॉवल है पढ़ ले। हिंदी पढ़नी नहीं आती किसी को ऑफिस में। किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर मुंबई में लोगों को हिंदी पढ़नी नहीं आती। आप रोमन में लिख के दे देंगे तो वो शायद पढ़ लेंगे, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करा देंगे तो वो पढ़ लेंगे। बड़े बड़े हाउसेस में हिंदी पढ़ने वाला कोई नहीं है। स्क्रिप्ट भी जो मिलती है वो शायद रोमन में मिलती है, और उनके यहाँ सब रोमन में ही लिखते हैं। तो इसलिए इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है। कुछ लोग हैं, अनुराग कश्यप जैसे लोग हैं, या ये हमारे तिग्मांशु हैं, वो दूसरे एक और है ना जिन्होंने आयुष्मान खुराना को लेकर फिल्म बनाई थी, बहुत सारी, तापसी पन्नू और इनको लेकर अनुभव सिन्हा है, ये लोग हिंदी पढ़ते हैं, इन्होंने पढ़ी हुई है मेरी किताब। लेकिन बाकी जो बड़े प्रोडक्शन हाउस है, सो कॉल्ड, जिनको हम बड़ा मानते हैं, जहाँ फैक्ट्री लगी हुई है पूरी फिल्मों की, सीरीज की, वहाँ हिंदी पढ़ने वाला कोई है नहीं। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। जिसके दम पर हम कमाते खाते हैं, वहाँ इसीलिए हिंदी किताबों पर आप देखिए कि सीरीज नहीं बनती। उसकी एक बड़ी वजह यह है, इंग्लिश किताबों के ऊपर जल्दी सीरीज आ जाती है, हिंदी किताब पे आती नहीं है, क्योंकि पढ़ना नहीं आता। पढ़ना नहीं आएगा तो स्क्रीन प्ले नहीं लिखा जाएगा, स्क्रीन प्ले नहीं लिखा जाएगा तो आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंट नहीं करेंगे तो किताब कभी सीरीज ही नहीं बनेगी। एक दुर्भाग्य है। कब टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग गए हैं, लेकिन एक आध आदमी से होता नहीं है। वो जो जैसे क्राइम फिक्शन राइटिंग में भी एक संजीव पालीवाल के लिखने से कुछ नहीं होगा। 100, 200, 500 लोग जब तक नहीं लिखेंगे, एक मूवमेंट नहीं शुरू होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे मुंबई में एक आध आदमी के हिंदी पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक 200, 400, 500 आदमी नहीं पढ़ रहे होंगे, तब तक वो बात नहीं बनेगी। आपको क्या लगता है पाठक क्या देखते हैं? क्या वही वो थ्रिल मिस करते हैं जो उनकी लाइफ में नहीं हो रहा है, या वो जैसे सीआईडी है, बहुत चलता है हिंदी में, अब चलता था मेरे ख्याल से, अभी रिवाइव किया है शायद उन्होंने, फिर से रिवाइव किया है। अभी सीआईडी रिवाइव हो गया है और फिर से उतना ही सक्सेसफुल है। तो लोग देखना चाहते हैं, बशर्ते कोई प्रेजेंट करे उनको। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देखना चाहते। हिंदी में वेब सीरीज बन रही हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं बन रही हैं, लेकिन किताबों पे नहीं बन रही हैं। हो ये रहा है किताबों, क्योंकि किताब पढ़ने वाले ही नहीं है कोई। जिस दिन वो पढ़ना शुरू कर देंगे, सब किताबों पे बननी शुरू हो जाएंगी। किताबों पे बननी शुरू हो जाएंगी तो 150 लोग और किताब लिखना शुरू कर देंगे। तो ऐसा विशेष साइकिल है कि अब आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। जो लोग लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं। मेरे लिखने के बाद, पाठक जी के बाद बहुत सीरियसली लिखा नहीं गया उसको। पाठक जी लगातार लिखते रहे, आज भी लिख रहे हैं, लेकिन एक पीढ़ी पूरी गायब हो गई। मैंने लिखना शुरू किया, मेरे बाद सत्यव्यास ने लिखा है क्राइम फिक्शन, जयंती रंगनाथन ने क्राइम फिक्शन लिखा, हॉरर लिखा उन्होंने, और अभी गौतम राजर्षि लिख रहे हैं। कुछ लोग आए, लिखना शुरू किया है, धीरे धीरे बनेगा। मैं सबसे ज्यादा लिख दिया, अभी 3 लिख दिए हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया। देखिए किताबों का रिस्पॉन्स है। नैना के बाद पिशाच, वो ज्यादा बिकी, अभी मुंबई नाइट ज्यादा चल रही है, इस समय लगातार बिक रही है, पढ़ रहे हैं लोग। तो रिस्पॉन्स अच्छा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। जो पाठक भाग गया था वो आ रहा है वापस, और उसमें प्रभा खेतन फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल है, दैनिक जागरण का बहुत बड़ा रोल है। वो जो बेस्ट सेलर लिस्ट निकालते हैं, प्रभा खेतन फाउंडेशन जिस तरीके से ऑथर्स को लेके जाती है ना, ये कैसा यूनिक एक्सपेरिमेंट है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मुझे लगता है हिंदुस्तान को शायद इसकी जरूरत थी, और वो काम पीकेएफ ने कर दिया है।
इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर हम मीडिया और क्राइम की बात करें तो एक एंगल आता है सेलिब्रिटी और आम आदमी। अगर कोई सेलिब्रिटी कोई क्राइम करता है, देखिए हमारे पास सलमान खान का हिट एंड रन केस है, और अंबानी सन अनंत अंबानी का एस्टन मार्टिन वाला केस है, कई केसेस हैं। और हर एक जगह ये हुआ कि कहीं ड्राइवर ने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया। सारे अंबानी केस में तो कोई, शायद मेरे ख्याल से वो मीडिया का उससे बड़ा हाथ रहा है कि सारी रिपोर्ट्स ही ड्रॉ कर ली गई हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं, मीडिया की क्या जिम्मेदारी, क्या वो निभा पा रहा है? देखिए, मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी निभाता ही है। मैं नहीं कहूँगा मीडिया अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी ना निभाता तो आपको खबर पता ही नहीं चले। खबर पता ही इसलिए चलती है क्योंकि मीडिया अपनी जिम्मेदारी बताता है। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती कहाँ से? मीडिया से ही आती है। मीडियम भले ही बदल सकता है, आज की तारीख में वो डिजिटल मीडियम हो गया है, ठीक है ना। आप खबर कोई भी चाहे वो रोक सकता है तो रोक नहीं सकता, खबर नहीं रोक सकती। और जो सवाल है कि आम आदमी और सेलिब्रिटी का, देखिए मैं कहूँ यहाँ बाहर एक एक्सीडेंट हो गया, एक साइकिल वाले को चोट लग गई, साइकिल वाला मर गया, किसी का इंटरेस्ट नहीं जागेगा। मैं बोलूँ मर्सिडीज का एक्सीडेंट हो गया, 2 लोगों की डेथ हो गई, सबका इंटरेस्ट जाग जाएगा। कौन थे यार, किसकी फैमिली से था, कैसे था, क्या हम जानने वाला तो कोई नहीं है। बस यही फर्क है। सेलिब्रिटी एंगल हर चीज को तंग कर रहा है, हर चीज में है। देखिए वो स्टेटस से डिसाइड होता है कि इसकी न्यूज दिखेगी या लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो ये जो गली मोहल्ले में जो क्राइम होता है उसकी रिपोर्टिंग का सेल्स एस्पेक्ट कैसे होता है? वहाँ जो रिपोर्टर है वो तो मुझे लगता है सबसे जूनियर रिपोर्टर जाता है, पहला गली मोहल्ले में कुछ हो गया, क्राइम एक्सीडेंट ही हो गया, आप जी बताइए। मैं क्राइम रिपोर्टर तो बहुत कम वक्त के लिए रहा, मुश्किल से 1 महीने के लिए रहा, लेकिन रिपोर्टर उसी जगह जाता है जहाँ उसको जाने की जरूरत नहीं, जहाँ उसे लगता है कि उसे जाना चाहिए। देखिए यूजुअली हमें किसी को क्राइम कैसे पता चलता है? हमें थाने से पता चलता है, चौकी से पता चलता है, पुलिस वाले बताते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं, यार फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, हमारे पास कोई और ऐसे सोर्सेज नहीं होते, हमारे सोर्सेज पुलिस ही होती है। तो हम उस वक्त में करते थे आदित्य, है ना, आज पता नहीं क्या होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन रिपोर्टिंग एक ही तरीके से होती है। आपको थाने में जाना ही पड़ता है, अपने सोर्सेज बनाने पड़ते हैं। इंस्पेक्टर आपका दोस्त बनेगा, कांस्टेबल आपका दोस्त बनेगा, वो आपको फोन करके बताएगा, आप उसके पास जाओगे, 2 बार बैठ के चाय पियोगे। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग ऐसे ही होती है। तो एक पूरा प्रोसेस है कैसे वो अखबार की मेज तक पहुंचती है। तो फिर हम जब वहां से पता चला, फिर हम लिखते हैं, फिर हम देखते हैं अच्छा ये क्या था, कैसे था, इसको कितनी जगह देनी है। फिर वो एडिटर्स भी होते हैं उनका, वो ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये है, इसको छोटा कर दो। कॉलोनी देख के भी बहुत सारे फैसले होते हैं कि किस कॉलोनी में हुआ है, उसका बेसिक स्टेटस क्या है, क्या नहीं है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। लेकिन जब आपने शुरू किया तब सेल फोन नहीं था शायद? तब नहीं था। तो तब की रिपोर्टिंग और आज की रिपोर्टिंग जी, तब हम आज भी जाना पड़ता है। देखिए बेसिक तो कभी नहीं बदलेंगे, सोर्सेज ही काम आते हैं। आपको न्यूज कौन देगा? आपके सोर्सेज देंगे। अब यह है कि उतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन शक्ल तो दिखानी पड़ती है ना। अगर शक्ल नहीं दिखाओगे, खाली फोन पे बात करोगे तो 1 बार जवाब देगा, 2 बार पुलिस वाला कोई जवाब देगा, बार नहीं देगा। जाके उसके साथ बैठ के चाय नहीं पियोगे, जब तक भैया भैया करके बात नहीं करोगे, तब तक वो बात नहीं करेगी। जिस दिन उसको आप पे भरोसा हो जाएगा, वो आपको सारी रिपोर्ट बता देगा आईजी साहब ने ना क्या किया, कल उनको बहुत डांटा, उनको तो लाइन हाजिर कर दिया, वो सब बता देगा आपको। और सबसे जो नीचे वाला होता है, सबसे ज्यादा खबर वही देता है। जो ऊपर बैठा हुआ होता है वो सबसे कम खबर देता है आपको। सबसे नीचे बैठा वाला असली बात वही बताता है। और गुस्सा थे, कल मर्डर हो गया वहां पे उनकी चौकी में, पहले से थी खबर। अब आप देखिए, आपके हमें जो स्टोरी याद आती है, क्या याद आती है? लखनऊ में, इलाहाबाद में पूरा अतीक अहमद का हुआ, हमें वो याद आएगा। हमें शाहरुख खान याद आएगा कि उसके बेटे को कैसे वो याद आता है ना। तो ऐसी चीजें याद आती, छोटे मोटे के किस्से के बारे में कौन सोचता है? विसल ब्लोअर्स को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे उनसे खबर निकलवाते हैं, कैसे उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है अल्टीमेटली? प्रोटेक्शन जैसा तो इस देश में कुछ है नहीं। देखिए प्रोटेक्शन क्या हो, हम किसी को बताते ही नहीं। हमारे देखिए मधुमिता केस, मंजूनाथ केस, इन सब में जो विसल ब्लोअर्स थे उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी।
देखिए छुपता कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है इस देश में, आप कुछ ना कुछ बड़े लोगों तक बात पहुंच ही जाती है, लेकिन एज जर्नलिस्ट हमको कभी ये चैलेंज हमारे सामने नहीं आया कि इसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमें जिसको प्रोटेक्ट करना होता है हम उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। एज ए जर्नलिस्ट हम तो अपने सोर्सेस को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, हम कभी नहीं बताते कि हमको ये स्टोरी कहां से मिली है, क्या मिली है। प्रॉब्लम आती है पुलिस के लेवल के ऊपर, जुडिशरी के लेवल के ऊपर, क्या वो प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। सो वो रोल हमारा नहीं है, उनको बचाने का, उनको प्रोटेक्शन देने का रोल मीडिया का नहीं है। मीडिया का काम है न्यूज़पेपर में उनका नाम नहीं जाना चाहिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आपने इस किताब में पुलिस का एक ग्रुप का जिक्र किया है, स्पेशल ग्रुप। हाँ जी, स्पेशल क्राइम अच्छा, ओके क्राइम ब्रांच का ही स्पेशल ग्रुप है, जो कि जो अपने आप में कंप्लीट है, और अगर उसको किसी को देखिए करना है तो कर देता है, वो कर देता है। वो तो मुंबई में चलता ही है ना, अब तक छप्पा नहीं है, वो इतने सारे नाम हैं। अंबानी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी, वो सस्पेंड हुए, वो तो देखिए पूरा का पूरा रैकेट मुंबई में तो कब से चलता है अंडरवर्ल्ड के नाम पर, और अंडरवर्ल्ड को इसको निपटाने जैसे आम इंसानों को तो लगता है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, सीबीआई, रॉ, आईबी, हम लोग यही तक नहीं। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, अभी मुझे एक ऐसी बात पता चली है जो मुझे नहीं पता थी 35 साल जर्नलिज्म करने के बाद भी। मैं हमेशा सोचता था कि क्या कोई हमारी सीक्रेट फोर्स होती है, क्या इस देश की कोई ऐसी सीक्रेट फोर्स है जो हम सुनते हैं ना कि अमेरिका की फोर्सेस घुसी, नेवी सील्स घुसे, ओसामा बिन लादेन को मार के आ गए, क्या आ गए, ऐसा हुआ। भाई दैनिक जागरण वालों इस बारे में छाप देना कुछ भी। अच्छा, तो हमारे यहाँ नहीं है, उसका बाकायदा नाम है, उसका ट्रेनिंग सेंटर है, और मुझे नहीं पता था। मेरे दोस्त बैठे बैठे बताया तुमको नहीं पता, मैंने कहा बोला है ना फलानी जगह ट्रेनिंग होती है, बोला देख लो तो ये नाम टाइप करना तुमको मिल जाएगा। तो सब कुछ सब जगह देखिए, देश और राजनीति सारे देशों की एक ही तरह चलती है, सबको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, अपने दुश्मनों का खात्मा करना है। उसके लिए तो आपको बनाना पड़ेगा, जो दूसरे करेंगे वो हम भी करेंगे, हम छोड़ नहीं सकते, अपनी बाउंड्रीज को तो खुला नहीं छोड़ सकते ना, उसको प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। उसके लिए दुनिया का किसी भी देश में जाके मारना पड़ेगा तो मारना पड़ेगा, उसके लिए फोर्स बनानी है तो फोर्स रहेगी। ये तो अपने ही को मान रहे हैं ना, जिनको मतलब न्यायालय तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वो अपने लेवल पर ही खत्म। देखिए रोग तो हर जगह होते हैं, और जब आप किसी को पावर दे देंगे तो उस पावर का मिसयूज तो करेगा। अल्टीमेट पावर तो किसी के भी हाथ में होगी, उसका मिसयूज तो होगा। और सब जगह से इस कहानी में भी, बाकी कहानियों में भी कहीं ना कहीं जाके वो राजनीति पर ही खत्म होती है। जो किंग पिन है वो एक राजनीति ही निकलता है। शायद इसमें हमने फिक्शन ही लिखा है। देखिए जिसके पास पावर होगी ना वही तो, मैं फिर कह रहा हूँ, पावर ही तो मिसयूज होगी, और क्या होगा? गरीब आदमी बेचारा क्या कर लेगा? वो गरीब होगा लेकिन वो सत्ता के सहारे बढ़ के अमीर बनेगा। अमीर बनेगा तो उसका मिसयूज करेगा, फिर और हवस जागेगी उसकी, और कमाना है और करना है। ये जो और की जो हवस है ना, तो वही सारा इशू है। वो जब तक रहेगा, आप चाहे किसी को देख लीजिए, दाऊद इब्राहिम का नाम ले लीजिए, आप हाजी मस्तान का नाम ले लीजिए, आप बगैर सत्ता के जो कोई कुछ भी नहीं था ना। राजनीति एक ऐसी चीज है जो हमको चाहिए, जिसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी बुराइयां भी आती हैं, क्योंकि नेता को जीतने के लिए वोट चाहिए। वोट कहां से आएगा? उसके लिए मसलमैन चाहिए, बाहुबली लोग चाहिए, जिसको हम बाहुबली कहते हैं। लेकिन इस किताब की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि इसमें इतना टेक्निकल रिसर्च आपने किया है, और वो पढ़ने में बहुत सहज लगता है। उसको देख के नहीं लगता है कि इतना रिसर्च होगा, बट एक्चुअली इट इज देयर। इवन क्लाइमैक्स पे वो सारी खबर, असली खबर कैसे दुनिया तक पहुंचती है सिर्फ एक लिंक के थ्रू, वो बहुत अच्छा उसका वो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कंटेम्प्रेरी नॉवेल जब आप लिखेंगे, और वो कंटेम्प्रेरी है तो जिस तरीके से आज दुनिया चल रही है, अगर मैं उसको उस भाषा में नहीं लिखूंगा तो कोई नहीं पढ़ेगा उसको। क्योंकि मुझसे ज्यादा आज की तारीख में एक ऑथर से ज्यादा एक नॉर्मल आम इंसान को पता है, वो रोज उसको देख रहा है।
अगर मैं उसको उसके आगे की चीज नहीं बता रहा हूं तो फिर बेकार है। तो कहेगा क्या बकवास पुरानी चीज लिख दी इन्होंने, तो कुछ नया नहीं लिखा। तो नया लिखने के लिए नया सोचना पड़ता है, और वो अगर नहीं लिखूंगा तो बेकार है। इसलिए बहुत दिमाग लगाना पड़ा उसका क्लाइमेक्स लिखने के चक्कर में। मुझे बहुत टाइम लगा, 2 साल लगे उसको लिखते में। और वो ट्रिगर पॉइंट जो था ना, वो ट्रिगर पॉइंट तो मैंने लास्ट में ऐड किया है। मुझे ये पता था पार्टी वाला सीन है कि वो मुझे लिखना है, जंगल वाला नहीं पता था। जंगल वाला पता था, लेकिन जंगल में कौन जाएगा, किसको मैं भेजूंगा, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होगी, ये नहीं पता था मुझे। उसको मुझे भेजना भी नहीं था, क्योंकि मेरा बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उसको लेके। हमारा भी है। अब पहले लास्ट के जो 50 पेजेस हैं, दे आर टोटली एब्सोल्युटली अनपुट डाउन। यही लगता है कि अब क्या होगा, कौन होगा। तो वो लिखने में मुझे तकलीफ हुई थी, लेकिन नॉवेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिखना पड़ा। अपने ही पात्र के साथ आपने जुल्म किया। तो एक आपकी बात से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, राकेश रोशन का, जब ये पिक्चर बन रही थी कहो ना प्यार, और क्या सुपर डुपर हिट थी जी। नया मोबाइल फोन आया था, तो राकेश रोशन से लोगों ने कहा कि आप ये क्लाइमेक्सेस को चेंज कर दीजिए तो कोई समझ नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा जो आप बात कह रहे हैं कि हमारा जो ऑडियंस है हमारी, वो बहुत स्मार्ट है, आप मत समझिए। तो जो फोन नंबर विलन का होता है, उसी पे वो फोन लगता है, वो वहीं पे बचता है, वो उसका क्लाइमैक्स है। तो आप सही कह रहे हैं कि एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग नाउ। आपके सबको पता है कि अब देखिए ना, एंड यू कांट अंडरएस्टिमेट योर ऑडियंसेस इंटेलिजेंस। एक लड़का रोज ईमेल भेज देता है स्कूल में बॉम्ब हॉक्स की, बताइए उसको नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं। वो बच्चा कितना स्मार्ट है, अभी पकड़ा गया है वो, कल उसको पता चला है। वो 3 महीने से भेज देता था प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करके, यहाँ का वहाँ का। अब उसको सब आता है, हमको नहीं आता वो सब कुछ। तो अब अगर मैं उसके हिसाब से नहीं लिखूंगा तो फिर क्यों पढ़ेगा। बहुत स्मार्ट है बच्चे आज के, और बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई नहीं पढ़ेगा इस किताब को। पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, हिंदी पढ़ना भूल जाएंगे लोग अगर उनके मतलब की किताब नहीं लिखी गई। हमारी हिंदी का एक दुर्भाग्य है कि उस 14 साल से 18, 20, 22 साल के लोगों के लिए किताबें नहीं लिखी जा रही हैं। कोई नहीं लिख रहा। हम लोग तो चंपक के अंदर भी पढ़ लेते थे, क्या हमारे बच्चों ने पढ़ा? नहीं पढ़ा। मेरी बेटी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा। उसको फेमस 5, एरिड ब्लाइटन ये सब पढ़ने से फुर्सत नहीं थी, क्योंकि उसके लिए उसके हिसाब का कुछ था ही नहीं। हम पढ़ते थे पराग, नंदन, चंदा मामा, मधु मुस्कान, लोट पोट, सब पढ़ा हमने पराग। लेकिन तो जो डायलॉग्स लिखे जा रहे हैं फिल्म्स में भी, बहुत गलत व्याकरण। मैं मेरे घर जाऊंगा, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं मेरे घर जाऊंगा। आजकल बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है, अब आप सोचिए, अब जब सब कुछ रोमन में हो जाएगा मोबाइल की वजह से, तो भाषा कहाँ से आएगी? चैट जीपीटी उसके लिए चैट जीपीटी तो वही देगा जो आप उसमें फीड करेंगे, जो उससे मांगेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ देगा नहीं। जीपीटी तो मतलब आपका सोचने की भी शक्ति खत्म कर रहा है, महसूस करने की शक्ति खत्म कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? एज अ जर्नलिस्ट आपको कितना सेंसिटिव होना पड़ता है। भाई वो लड़का मर गया, साइकिल से गलती उसी की थी, मर्सिडीज वाले ने सही चलाया था। कितना सेंसिटिव, कितना इनसेंसिटिव। ये तो पुराना सिद्धांत है, जिसकी गाड़ी बड़ी है गलती उसी की है। सड़क पे तो जो इंसाफ होता है वो उसी के हिसाब से होता है। ये तो हमको भी अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार चलाते समय ध्यान रखना पड़ता है। भाई कोई गरीब ना आ जाए, कुछ ना हो जाए, चाहे वो हमको ठोकेगा, हाथ जोड़ के माफी मांग के आगे बढ़ जाओ, कोई फायदा नहीं है। तो वो तो वैसे ही चलेगा, उसका तो कोई इलाज है नहीं। अगली किताब कौन सी है? अगली किताब कई किताबें हैं। देखिए अगली किताब, एक तो उम्मीद ये है कि नैना इंग्लिश में आ जाएगी। तो कौन ट्रांसलेट कर रहा है, अगर आप बता सकते हैं? हाँ, मनीषा कर रही है, मनीषा तनेजा है, वो कर रही है। तो वो उम्मीद है इस साल आ जाएगी। तो उसको आप ओटीटी बनाएगा, ये कोई बात नहीं, बन जाएगी ठीक ठाक। भरोसा रखिए अपने डायरेक्टर्स पर। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने की, उस पे काम करने की। इनफैक्ट इस पे बननी चाहिए। ये इट इज द बेस्ट बुक अमंग्स ऑल द 3 क्राइम थ्रिलर्स, जिस पे बननी चाहिए सीरीज। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आपको ये बेस्ट लगती है, हालांकि बहुत सारे लोगों को अब भी नैना बेस्ट लगती है। नैना एक्चुअली रॉ थी, मैं रॉ था, पहली बुक थी तो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने उन सबसे पूछा, न्यूज़ रूम और मीडिया के मुझे पिशाच बेटर लगती है, क्राफ्ट वाइज पिशाच बेटर है।
मुझे लगता है कि मैंने पिशाच बेटर लिखी है। सबको लगता है, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि नैना बेटर है और नैना के बाद ये पिशाच को कोई नहीं गिनता, जबकि मुझे पिशाच ज्यादा पसंद आती है। और ये इश्क नहीं आता तो कोई मानने को तैयार नहीं है, वो कहता नहीं तुम क्राइम लिखो बस। जबकि वो कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उस कहानी को मैं हिस्ट्री बताना चाहता था, पाली वालों की हिस्ट्री। वो इतनी अच्छी और कोमल है ना, वो लगता है कि अब आजकल ऐसे लोग हैं नहीं। वो अनबिलीवेबल, वैसा इश्क नहीं है, वैसा इश्क नहीं, वैसे ही इश्क है। मुझे इश्क तो एक ही तरह का होता है, लेकिन वो अब है नहीं, खत्म हो रहा है। सो नॉट मेनी पीपल कैन कनेक्ट विद इट। जितना वो कितने लेयर्स हैं उसमें, 3 पीढ़ियों का जो संघर्ष है उसमें, महिलाओं का खास तौर से। हर किताब की कहते हैं अपनी किस्मत होती है, नहीं कहते हैं कि लेखक तो हर किताब पे उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन हर किताब की, हर कृति की अपनी किस्मत होती है कि कौन उसको कैसे ले लेगा और कौन उसको शोहरत दिला जाएगा। जरूरी नहीं है कि मुझे वो किताब उतनी पसंद हो जितनी पसंद सबको आ रही है, लेकिन ऐसा होता है। खैर, हम लोग आपकी अगली किताब का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। तो नेक्स्ट तो एक रियल लाइफ स्टोरी है। देखिए, एक्चुअली 2 रियल लाइफ स्टोरी हैं, 2 में से कौन सी पहले आएगी ये नहीं पता, और एक क्राइम फिक्शन है। लेकिन इसकी टाइमलाइन मैं नहीं दे सकता क्योंकि सब अलग अलग स्टेजेस पर हैं। और क्राइम 2 बुक को ऑथर्ड हैं, 2 लोग मेरे साथ मिलकर लिख रहे हैं, एक मैं खुद लिख रहा हूँ। क्राइम मैं खुद लिख रहा हूँ, जो रियल लाइफ स्टोरी है वो को ऑथर्ड है। ये अच्छा है, क्राइम हम लोग को उसका इंतजार होगा। तो अगर किसी न्यूज़ रूम होगा उसमें, फिर से न्यूज़ रूम है तो अच्छा है। किसी को कोई बात कहनी है या सवाल करना है तो। नमस्कार। नमस्कार। मैं एक बात कई बार डिस्कशन में आई और वही पूछना चाहूँगी। 2 प्रश्न थे मेरे पर, ये पहला हो गया कि आपने कई बार ये कहा कि हम वो नहीं लिखेंगे तो हमें पढ़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे, या शायद ऐसा लग रहा है कि इट इज मोर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट की तरफ से चीज़ें लिखी जा रही हैं और समाज में जो हो रहा है आपने कहा वो हमें लिखना ही पड़ेगा, हम उसको छिपा नहीं सकते हैं। ये बहुत ही फाइन लाइन होती है जो मुझे लगता है। मेरा प्रश्न ये है, जैसे एक सीरीज आई थी आश्रम, सभी शायद नाम सुना होगा, और हमें किसी ने कहा बहुत अच्छा है देखो, और मैंने उसकी शायद 3 सीजन हैं या 2 सीजन है, मैंने देखा और मैं आपको बता रही हूँ इतनी मुझे घृणा हुई उसके बाद, इतना मतलब मैं उसकी सीरीज के बारे में सोचना नहीं चाहती हूँ। वो हो रहा है, हुआ होगा, किसी ने लिखा किसी ने बनाया, लेकिन एज अ ऑडियंस वो हमें कुछ दे नहीं पाया, क्योंकि हम पेपर में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है समाज में। पेपर के ज़्यादातर पन्नों में ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ कहीं एक राइटर की जिम्मेदारी होती है क्या कि वो भी दे जो दिशा वो समाज को देना चाह रहा है। देखिए, थैंक यू। आपका सवाल बहुत जायज सवाल है, लेकिन अगर हर चीज समाज को देने की नजर से लिखी जाएगी ना, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। कुछ चीजें और एंटरटेनमेंट के लिए भी होनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। हर चीज जो है उससे होता क्या है, बहुत वक्त हमने हर वक्त समाज 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 किया है, खासतौर से हिंदी साहित्य में। मैं खुद को साहित्यकार नहीं कहता हूं इसीलिए, क्योंकि मैं समाज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मैं एंटरटेन करने के लिए आया हूं लोगों को। मैं खुल के कहता हूं मेरा काम एंटरटेन करने का है। मैंने एक किताब लिखी है, अगर इस किताब से आपके दिल में कुछ रह जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और अगर नहीं रहता है तो प्लीज अगली किताब आप नहीं खरीदेंगे मेरे, अब आश्रम सीरीज दोबारा नहीं देखेंगे। एक बार कोशिश की, चॉइस हमारे सामने है कि हमको ये उठानी है या नहीं उठानी है, या कोई भी चीज हमें देखनी है या नहीं देखनी है। हर चीज हिंदी में साहित्य पढ़ने वाले क्यों खत्म हो गए हैं? सिर्फ इस वजह से खत्म हो गए हैं। हर कोई खुद को साहित्यकार मानने लगा, हर कोई समाज को बदलने लगा, समाज को राह दिखाने लगा, एंटरटेन करना ही छोड़ दिया। सब हर कोई साहित्यकार बन गया, साहित्यकार है, बड़ा है, इसको लोग वहाँ छपना है, इसका वहाँ इंटरव्यू चलना चाहिए, मुझे ये सम्मान चाहिए। मुझे लगता है इस माइंडसेट से निकलें, क्योंकि वरना हिंदी भाषा में प्रॉब्लम हो जाए। मैंने क्यों कहा प्रभा केदार फाउंडेशन की सराहना की,
पाठक और लेखक के बीच जो सेतु बनाया है, जो पुल, जो ब्रिज क्रिएट किया है, जो खत्म हो गया था, जिस लेखक को कोई जानता नहीं था, मुझे कोई नहीं जानता था आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले, जिस साल मैंने काम करना शुरू किया, मुझे प्रभा खेतान फाउंडेशन ने 3 जगह भेजा। हर किताब पे 3-4 जगह वो मुझे भेज देते, मुझे लंदन तक भेज दिया उन्होंने। वरना कौन लेखक को पहचान रहा है? आपको मेरी किताबों का नाम नहीं पता होता, प्रभा खेतान फाउंडेशन नाम होती तो आप मुंबई नाइट्स के बारे में जानते ही नहीं। तो हर चीज समाज को बदलने के लिए क्यों चाहिए? हर लेखक से क्यों जिम्मेदारी कही जाए कि तुम समाज को बदलो? मैं ये दावा नहीं करता कि मैं समाज को बदलने के लिए लिखता हूँ, लेकिन मैं ऐसा भी दावा नहीं करता कि मैं बहुत कूड़ा लिखता हूँ। मैं ये कहता हूँ मैं जो लिख रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से लिख रहा हूँ, लेकिन कूड़ नहीं लिख रहा। मैं बहुत सामान्य भाषा में सामान्य इंसान को ये बताना चाहता हूँ कि देखो मैं तुम्हारा मनोरंजन भी कर सकता हूँ और कुछ इस किताब में ऐसा होगा जो तुम्हारी जानकारी में इजाफा करेगा, तुम्हारे लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलेगा। इस किताब ने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई की अंडरबेली के दरवाजे खोले हैं, जानकारी दी है, आराम नगर में क्या होता है, कैसा स्ट्रगल है वो है। पिशाच और नैना न्यूज इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं। इश्क नहीं आसा जैसलमेर शहर के बारे में बताती है। जिसने जैसलमेर नहीं देखा, मैं गारंटी लेता हूँ वो किताब पढ़ के कहेगा मुझे जैसलमेर जाना है देखने के लिए। तो हर चीज से हमें बदलना क्यों है? वो मकसद नहीं है, मकसद एंटरटेन करने का है। एंटरटेन के साथ अगर कुछ रह जाता है अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं। तो आश्रम जैसी सीरीज आपको कुछ देखे नहीं जाएगी, कभी नहीं देखी जाएगी। वेब सीरीज बहुत कम ऐसी होंगी जो आपको कुछ देखे जाएंगी। वो अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है, सब घालमेल नहीं हो सकता। हमारी दिक्कत ये होती है कि मैं भी जब पढ़ता हूँ तो मैं सोचता बड़ा भारी भरकम चीज पढ़नी चाहिए यार, क्या हल्की फुल्की पढ़ रहे हो, है ना। घर में आते हैं लोग, ये किताबें, मेरे घर में सारी किताबें जो हैं वो क्राइम फिक्शन लगी हुई है, हर आदमी आके देखता है। मैंने बाहर अपने ड्राइंग रूम में अपने लिए बनवा दी एक बड़ा सा रैक, मैंने कहा सब यहाँ लगा दो, क्राइम फिक्शन ऑथर है तो उसके घर में दिखना चाहिए कि 500 किताबें लगी हुई हैं। आपकी सबसे पसंदीदा लेखक कौन है, किताब कौन सी? देखिए अभी की बात करूं तो जो मुझे सबसे अच्छी हाल फिलहाल की किताबें लगी थी वो द साइलेंट पेशेंट। वो एक किताब ऐसी किताब है जो पिछले 5 साल में मैंने पढ़ी और जिसे पढ़ के मुझे यकीन नहीं हुआ था कि जो मैंने पढ़ा है वो मैंने सही पढ़ा है। मुझे वापस जाना पड़ा 5 पेज, दोबारा पढ़ने पड़े और मुझे समझ में आया कि भाई ऑथर ने क्या कमाल की किताब लिखी है। क्राइम फिक्शन है, 3 या 4 कैरेक्टर हैं उसके अंदर, 2 कहानियां पैरेलल चल रही हैं और वो कब आके कहां मर्ज हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। उससे पहले मुझे वो जो स्वीडिश ऑथर थे, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, जिन्होंने द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, क्या नाम है उसका, 3 जो लिखी उन्होंने बुक और उनकी छपने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। द गर्ल विद ड्रैगन टैटू तो एक थी, उसके बाद 2 और हैं, वो 3 किताबें हैं उनकी। वो किताबें कमाल की थी। एक्चुअली उन किताबों ने मेरा नजरिया बदला। ये बात होगी, मैं आपको कहानी में किस्सा सुनाता रहता हूँ। 2005 या 6 की बात है। आउटलुक मैगजीन जब अपना आती थी तो डबल इशू होता था, उसके आखिर में ये छपा होता था कि तमाम बड़े लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंड में छपता था। तो मैंने देखा सोनिया गांधी की किताब पढ़ रही है, क्राइम फिक्शन। मैंने क्या क्राइम फिक्शन, तब तक मुझे उस किताब के बारे में पता नहीं था। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा ये किताब ले आना, मेरी वाइफ बहुत किताबें पढ़ती है और खूब मार्केट घूमती रहती हो। तो मैंने कहा किताब ले आना। तो उसने क्या है ये, मैंने कहा क्राइम फिक्शन है, सोनिया गांधी पढ़ रही है, देखें क्या है। वो ले आई। मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली किताब पढ़ने के लिए। मुझे इतनी पसंद आ गई, मैंने उसको बोला आप 2 और ले आओ, बाकी जो 2nd और 3rd भी ले आओ। स्टीग लार्सन। तो वो 3 हैं और तीनों पे फिल्म बन चुकी है उसके। मजे की बात यह है कि स्टीग लार्सन का ओरिजिनल आइडिया 10 किताबें लिखने का था। वो किताबें छपाना चाहते थे, कोई छापने को तैयार नहीं था। अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। उस डेथ के बाद उनकी वो किताबें छपी और
पूरी दुनिया में वो किताब जो है वो बेस्ट सेलर है, तमाम भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है वो किताब। वो तो स्वीडिश में छपी थी, इंग्लिश में छपी, हर भाषा के अंदर वो छप चुकी है वो किताब। और कोई सवाल? सर एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कि कहानियाँ लिखी जाती हैं सामाजिक विषय पर, जो हमारे फैले हुए हैं समाज में, कुरीतियाँ हैं, प्रेम की कहानियाँ हैं या ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, तो मेरी नज़र से वो बहुत आसान होता है क्योंकि हम उसी में रहते हैं, उसी वातावरण में रहते हैं। लेकिन क्राइम पर लिखना बहुत कठिन काम है, क्योंकि आपने ये सब पात्र जो होते हैं, ये काल्पनिक तो आपने लिखा है किताब में, मैंने थोड़ी सी पढ़ी अभी, किताब में लिखा है पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन मैं पूरी तरह नहीं मानती कि काल्पनिक होंगे, उसमें कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव होगा या आपने ऐसी घटना सुनी पढ़ी होगी। मेरे ख्याल से आप न्यूज़ में भी रहे हैं, तो ऐसी न्यूज़ तो आपको कहाँ से ये पात्र मिलते हैं, ये जानना चाहूँगी। पात्र तो गढ़ने पड़ते हैं, पात्र गढ़े जाते हैं, लेकिन उसकी जो इंस्पिरेशन है वो तो आस पड़ोस से मिलती है। अब न्यूज़ एंकर है, न्यूज़ एंकर की कहानी लिख रहा हूँ तो कहाँ से लिखूंगा? तो मैं तो न्यूज़ रूम के में ही बैठता हूँ, तो सारे न्यूज़ एंकर मेरे पास बैठते हैं। लेकिन चैलेंज ये है, देखिए कोई भी, मैं अकेला मैं ही नहीं, सारी दुनिया में जो लोग लिखते हैं वो घालमेल करते ही हैं, ठीक है ना। कल्पना का और यथार्थ का घालमेल होता ही होता है, बगैर घालमेल किए आप नहीं बना सकते। किरदार कहाँ से आएंगे आपके पास इतने? ये कहा जाता है कि एक कहानी सबके पास होती है, हर इंसान कोई भी हो, एक कहानी सबके पास होती है, क्योंकि उसके अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे वो एक नॉवेल लिख सकता है। तो आप एक नॉवेल लिख सकते हैं अपनी जिंदगी पर, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी के लिए दूसरी, तीसरी, चौथी जिंदगी ढूंढनी पड़ती है आपको। वो आपका कोई दोस्त होता है, कोई पड़ोसी होता है, किसी की कहानी होती है, कोई कहानी होती है। मैंने कहा ना, ये कहानी कहाँ से निकली? सुशांत सिंह राजपूत से निकली। वहां से दिमाग में आया कि अच्छा चल, ये मान लेते हैं कि ऐसा हुआ है, और क्या हुआ होगा, उसके पीछे कौन किरदार होंगे, कैसे किरदार होंगे, वो सारी जो कहानियां हैं, अब मैं कहूँ पूरी तरीके से फिक्शन है। अब वो जो कहानी है क्रिकेट बैट से मारने वाली, वो असली कहानी है। तो वो असली कहानी है। इस किताब के अंदर जो 80% कहानियां हैं वो 80 सही घटनाएं हैं, लेकिन कोई घटना आज से 30 साल पहले हुई है, कोई 20 साल पहले हुई है, कोई 5 साल पहले हुई है, कोई किसी शहर में हुई है, कोई किसी शहर में। ऐसे न्यूज में मेरा फायदा यह है कि मुझे बहुत कुछ पता है, पूरी दुनिया में क्या घट रहा है ये मुझे पता होता है। और मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ट्रेड सीक्रेट बताता हूँ। रोज सुबह पेपर पढ़ता हूँ ना, कैंची लेके बैठता हूँ, काट काट के एक बॉक्स है उसमें डालता जाता हूँ। आज सुबह भी यहाँ आने के पहले काट के बॉक्स में एक क्लिप डाल के आया हूँ। किसी दिन रिसर्च कर रहा हूँ, किसी दिन कुछ लिखना होगा मुझे, मैं आइडिया ढूंढ रहा हूँ कि अब इसमें क्या ट्विस्ट लाऊं, तो कहाँ से लाऊंगा ट्विस्ट? तो उसी को खंगालू में, अच्छा दिखाओ क्या है वहां से निकल के आएगा। तो एज ए नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट होने मेरे लिए बहुत काम आया। और घटनाएं तो सारी आसपास की हैं, हमारी दुनिया में जो हो रहा है, लेकिन उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना है कि पढ़ने वाला चौंक जाए। अच्छा ये भी हो सकता है, हुआ है, आपको नहीं पता है, बस ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, हो सब रहा है, लेकिन आप तक नहीं पहुंचा। मैं उसके ऊपर वो सब, ये तो वैसे ही है ना, रोज खाना बनाते हैं, रोज खाना बना रहे हैं ना, लेकिन कोई मेहमान आ रहा होता है, उसी खाने को आप कैसे चेंज कर देते हैं। आलू मटर की सब्जी आप आजकल ठंड में बनी रही है, लेकिन कोई आ रहा होगा उसमें पनीर डाल देंगे, चलो थोड़ा धनिया और डालते हैं, थोड़ा ग्रेवी बढ़ा दो यार, थोड़ा तरी आ जाए इसके अंदर। तो वही काम हमारा है, एक लेखक, घटनाएं सब वही हैं, इस तरीके से उसको लिख दो कि नई जैसी लगे, एकदम नया बनाया है। बहुत अच्छा से समझाया आपने कि पाठक उससे एकदम जुड़ जाए। बहुत अच्छा जवाब है आपका। मैं साहित्यकार नहीं हूँ ना, मैं बेसिक लेखक हूँ, इसलिए मैं सामान्य भाषा में समझाता हूँ चीजें। नहीं, भाषा आपकी बहुत साधारण है, मैंने देखा अभी। साधारण है, आपने सही शब्द दिया। वो हम लोग सब लोग उसको समझ सकते हैं, क्योंकि हर जना राइटर नहीं है ना जी। आगे राधिका, सर मेरा पहला प्रश्न था जो पहले सोचा कि मैंने पूछूं। मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे यूट्यूब पे, और ये स्पोकन, आपने प्रेम के विषय में काफी कुछ बोला है इंटरव्यूज में जी, और जो आपकी बुक भी है
कुछ आपने बुक्स के एक्सर्प्ट्स आप पढ़ रहे थे और किसी को समझा रहे थे। क्या है, मैं कविताएं सुनाता हूँ, प्रेम कविता सुनाता हूँ। तो मेरा ये प्रश्न था, और आपने किताब भी लिखी है जो ये इश्क नहीं आसान, और आपकी जो भूमिका है जो जैसलमेर के बारे में थोड़ा मैंने सुना, पालीवाल और कैसे रक्षाबंधन ये बनाते हैं वो सब, तो मुझे बहुत इंतजार है कि हम शायद कई लोगों का आप एक लव स्टोरी लिखी जो बिल्कुल आपके दिल के बहुत करीब हो, थोड़ा क्राइम भी हो। लव स्टोरी तो मैं लिख चुका है, एक तो लिख दिया, ये पूछना चाहती थी कि आप कुछ लव स्टोरी के बारे में। लव स्टोरी अभी तो नहीं है, हालांकि लोगों ने मुझसे, कई लोगों ने कहा लव स्टोरी फिर से लिखो। अभी तो कोई कहानी मिलेगी, कोई मिलेगी तो जिंदगी में आएगी लव स्टोरी तो जरूर लिखूंगा। I had a very simple question कि आप कैसे इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द फर्स्ट नॉवल टू मुंबई नाइट्स, कि आप में, आपकी नज़र में, ऑब्जर्वेशन में, लेवल ऑफ एम्पैथी में ऑडियंस को कैसे रीच करना है, हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज एन ऑथर? अच्छा सवाल नहीं है। आपने भी एक सवाल शुरू में पूछा था जिसका जवाब मैंने दिया कि मेरा प्रोसेस क्या होता है राइटिंग का। तो जैसे नैना मैंने लिखा, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत टाइम से लिखने की कोशिश कर रहा था, और मेरी जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, वो था आरुषि मर्डर केस। सब कुछ क्लियर हो गया उसमें, माँ बाप छूट चुके हैं, किसी को नहीं पता कि किसने मर्डर किया, क्या हुआ। ठीक, मेरे दिमाग में वो सवाल बैठा हुआ है। वो नॉवेल मैं काफी लिख चुका हूँ, 25% लिखा हुआ है। एंडिंग नहीं मुझे पता है कि मुझे क्या लिखना है, पता नहीं है मुझे क्या लिखना है, ये मुझे पता है कि मुझे उसे खत्म कैसे करना है, कहाँ करना है। और ये एंडिंग मैंने बहुत पहले सोच ली थी, लेकिन बीच का मटेरियल मुझे नहीं मिल रहा था। कि भाई स्टोरी के बारे में ये कहा जाता है, एक ओपनिंग होती है, एक क्लोजिंग होती है और एक मिडिल होता है। मिडिल में क्या होता है, बैकग्राउंड आता है, आप उसको कैसे फैलाते हो कहानी, तो मैं कैसे उस कहानी को फैलाऊं, उसका विस्तार दूं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी तक समझ नहीं आया, मैंने कोशिश भी नहीं की उसको समझने की, क्योंकि उस कहानी में भी प्रॉब्लम वही है, वो डिलेमा आ जाता है कि क्या करूं, लिखूं कि नहीं लिखूं, लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। जो मुंबई नाइट्स में भी मेरे साथ चल रहा था, हूं तो मैं एक इंसान ही ना, मेरे घर में भी बच्चे हैं, फैमिली है, तो लिखने से पहले मुझे भी बतौर लेखक ये सोचना पड़ता है कि अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा। हालांकि एडल्ट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाप होने के नाते दिमाग में तो सवाल आ ही जाता है। तो जब मैंने, अभी क्या हुआ मेरे साथ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले उस सवाल का जवाब दे दूं। मैं जब नॉवेल लिखता हूं तो मैं कोई सिलसिला नहीं बनाता। मैं ओपनिंग, मेरे दिमाग में एक लाइन का सवाल आता है और लिखना शुरू कर देता हूं। ओपनिंग, मैं सबसे पहले ओपनिंग सीन लिखता हूं। पहला सीन मेरा हमेशा, मैंने ओपनिंग सीन ही सबसे पहले लिखा है और वो मैं लिख देता हूं, क्योंकि वो मुझे आता है लिखना, वो मैंने सोच लिया है। एक लाइन में, हमारे न्यूज इंडस्ट्री में कहा जाता है, न्यूज वो होती है जो एक लाइन में समझा सकते हो, अगर एक लाइन में नहीं समझा सकते तो बेकार है। तो एक लाइन में समझाना मुझे आता है, मैं अपना ओपनिंग सीन लिख देता हूँ, ऐसा हुआ, ये हुआ। मेरी हर किताब का पहले सीन में यूजुअली मर्डर हो जाता है, इसमें नहीं हुआ है, इसमें भी पता चल गया कि मर्डर हो गया, मर्डर हो चुका है। तो अब जो मैं, एक को ऑथर बुक आ रही है, उसमें जो मेरे साथ जिन्होंने जो लिखा है, उन्होंने मुझे पूरी सिनॉप्सिस भेज दी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। अब मुझे लगा यार, ये तो देखो कितना कमाल के लोग हैं, इनको तो सब पता है पूरे नॉवेल में क्या आने वाला है, मुझे तो कुछ नहीं पता होता। मैं तो अपना आंख बंद करके शुरू करता हूँ पहले चैप्टर से, और धीरे 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 फिर सोचता रहता हूँ, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैं स्ट्रक्चर बना के नहीं लिख सकता। मैंने कोशिश की स्ट्रक्चर बनाने की, पूरा 2 दिन लगा स्ट्रक्चर बनाने में, अपना जो नेक्स्ट क्राइम फिक्शन लिख रहा हूँ, मैं नहीं बना पाया, मुझे सूझा ही नहीं। मुझे उसी समय जब मैं टाइप कर रहा होता हूँ तभी सूझता है मेरे साथ। ये हाँ, ये सोचते सोचते मैं जरूर सोच लेता हूँ एंडिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, उसमें टाइम लगता है उसको आने में, क्योंकि क्लाइमेक्स लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि क्लाइमेक्स पूरी स्टोरी को बहुत ऊपर लेके जाता है, उसको हाइप क्रिएट करना पड़ता है, टेंशन क्रिएट करनी पड़ती है उसमें, तब जाके कहीं वो क्लाइमेक्स बनता है। लार्जर देन लाइफ होना चाहिए सब कुछ उसमें। तो मेरे साथ ये है कि मैं ऐसे ही लिखता हूँ,
मेरे बस का नहीं है स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर मुझसे नहीं बनता। अब बात आती है इवॉल्व कैसे हुआ। तो नैना जब मैंने लिखा तो बहुत रॉ था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। आइडिया मुझे था पढ़ के, लेकिन जब नैना की स्टोरी लिखी, क्योंकि स्टोरी कभी लिखी नहीं थी उस तरीके से, नैना बहुत इससे थोड़ा मोटा नॉवल है, 90,000 वर्ड है उसमें। 90,000 वर्ड का नॉवल लिखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। लिखता रहा मैं नैना में एक जगह आके फंस गया, क्योंकि नैना पूरी कहानी ऐसे चल रही है। नैना में कोई अलग अलग बहुत कहानियां नहीं है, एक स्टोरी चल रही है, एक इंसान की कहानी है, उसके झगड़े हो रहे हैं, झंझट हो रहे हैं, अपना काम कर रही है वो, और उसका मर्डर हो जाता है पहले सीन में, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन है और फिर फ्लैशबैक में वो कहानी शुरू होती है। इसमें मल्टीपल प्लॉट्स हाँ, इसमें है। तो नैना में अब मैं नैना, जिस आपने नैना पढ़ी है, तो नैना में एक जगह जाके फंस गया मैं। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं गया जयपुर गया था मैं जेएलएफ में, और मैं जेएलएफ में बैठा था और वहीं बैठे बैठे मुझे वो राजा वाला आइडिया आया। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो वो जेएलएफ का सीन है ना? नहीं, जेएलएफ सीन उसको मैंने बदल दिया, लेकिन वो कहानी पिशाच में जेएलएफ का सीन है। उसमें एक जो आज तक का जो एक वो होता है एजेंडा, उसका सीन में क्रिएट किया, वहां पे टीवी चैनल का सीन क्रिएट किया। तो वहां लेके आया मैं, वो एक रॉ नॉवल था, लिख दिया गया। जब मैं पिशाच लिख रहा था तो मुझे समझ में आया जो पहले नॉवल में कि मुझसे क्या कमियां छूट गई हैं। लोगों ने भी बताई, पाठक साहब ने भी मुझे कमियां बताई। पाठक साहब ने मुझे 25 पन्ने का नोट, सोचिए इतना डेडिकेटेड कोई इंसान हो सकता है, इतना बड़ा ऑथर आपकी किताब पढ़े और आपको 25 पेजेस का हैंड रिटन नोट दे, इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये, इस पेज पे ये होना चाहिए, इस पेज पे ये, और ऑल इन गुड फेथ। एक इतना सीनियर आदमी आपको ये बता रहा है कि आपके नॉवेल में क्या क्या करना। उन्होंने कहा देखो पब्लिक को किसी को नहीं समझ में आएगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये क्राफ्ट की बातें हैं, पब्लिक को नहीं समझ में आती। पब्लिक के लिए तुम्हारी कहानी बहुत बढ़िया है, लेकिन एज ए टीचर मुझे पता है तुम्हारे नॉवेल में क्या क्या कमी है। ये बुक उनको डेडिकेटेड भी है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा। 2-3 बातें और बताई उन्होंने, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि नरेशन बहुत ज्यादा मत लिखना कभी अपने नॉवेल में। बहुत ज्यादा नरेशन ना लोग पेज पलट देते हैं। डायलॉग्स लिखना, डायलॉग्स लिखोगे तो लोग पढ़ेंगे। ये मैं ट्रेड सीक्रेट बता रहा हूँ, जिसको भी नॉवेल लिखना है आराम से लिख सकते हैं। ये पाठक जी ने मुझे बताया कि नरेशन बहुत लंबा मत लिखना है। जो ना बहुत सारे नॉवेल में 3 पन्ने निकल जाते हैं, रूम को डिस्क्राइब करते रहते हैं, रंग ऐसा है, पीला है, काला है, नीला है, यहाँ फूल थे, वहाँ पत्ती थी, ऐसा था। बोलिए सब चक्कर में मत पढ़ना। रेत समाधि, अब आप जब बात कर रहे हैं रेत समाधि, जिनको की बुकर प्राइज मिला है गीतांजलि श्री को, एक दरवाजे पे उन्होंने एक पूरा चैप्टर, एक छड़ी पे पूरा चैप्टर, आई थिंक वो लिख सकते हैं, वो लिटरेचर है, वो लिटरेचर है। मैं वो काम नहीं कर सकता, मुझे आता भी नहीं है। मैं क्यों उस चक्कर में पढ़ूं? मैं तो एंटरटेनमेंट करने के लिए लिख रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा लेखक हूँ जो एंटरटेन करने के लिए आया। तो वो मैंने लिखा, फिर पाठक साहब ने मुझे बताया और भी तमाम लोगों ने बताया, तो मैंने पिशाच लिखा। मुझे लगता है क्राफ्ट वाइज पिशाच बेटर रहा, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर्स को ज्यादा अच्छी तरह, अपनी प्लॉटिंग को ज्यादा अच्छी तरीके से लिख पाया। हालांकि लोगों को लगता है नैना बेटर है, वो रॉ है, रॉ चीज सबको पसंद आती है। कहते उसमें कोई इमोशन नहीं था, वहां तुम दिमाग लगाने लगे। पिशाच में तुमने दिमाग लगाने की कोशिश की, नैना में तुमने कोई दिमाग नहीं लगाया, जैसे बनता रहा वैसे लिखते चले गए। फिर ये इश्क नहीं आसा आया, वो भी दिल से ही निकला हुआ नॉवल था, क्योंकि वो मेरे अपनी कहानी थी। उसमें लव स्टोरी मेरी नहीं थी, लेकिन जो उसमें बैकड्रॉप था वो, हालांकि उसका पहला चैप्टर भी मेरा ही है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पहला चैप्टर मेरे साथ हुआ है उसका जो है, वो सारा फेसबुक के ऊपर किसी ने मुझे भेजा था गुस्से में नोट, जो मैंने उसमें जहां से वो स्टार्ट किया है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, उस कहानी में एक रिएक्शन आया, इतना गुस्सा हुई एक लड़की उसको पढ़ के, उसने मुझे कहा कि आप कैसे लिख सकते हैं ये कहानी, कैसे छोड़ सकते हैं उसको, ऐसे ही छोड़ दिया आपने उसको। मैंने कहा भाई मैं कहानी सुना रहा हूँ, बोली नहीं ये कहानी हो ही नहीं सकती, ये कहानी है ही नहीं, आपने वाकई ऐसा किया है।
वो बाद में इसका बड़ी भी हीरो छोड़ रहा है, मतलब कोई ये हाँ। कुछ है मामला या तो वो फिर मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हो गई आज की तारीख में। तो वो सीन फिर वहां से शुरू किया मैंने उसको कि भाई कैसे मिलेंगे लोग, दो अनजाने लोग अगर मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो कहाँ से रेफरेंसेस उठाओगे? रेफरेंसेस आपको अपनी रियल लाइफ से आसपास से मिलते हैं। वो रेफरेंस कहाँ से उठाया, और उसके बाद हिस्ट्री मेरे पास थी क्योंकि मैं पालीवाल हूँ, मैं राजस्थान से आता हूँ, कुलधरा से आता हूँ, मुझे मालूम है वो हिस्ट्री लिखनी है। बाकी कहानी दिमाग लगाई कि भाई वो उसको बिजनेस वूमन दिखाना था, उसकी फैमिली हिस्ट्री, कोविड, ये वो सब दिखाते हुए वो कहानी बन गई। तो वो भी उसमें भी दिमाग लगा, ये और दिमाग से है। इसमें एक्चुअली किसी भी चीज को जब आप एज ऑथर आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि वो ऑथेंटिक लगे। जब आप कंटेम्परेरी हिस्ट्री लिख रहे हैं, आप भले ही एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक लगनी चाहिए। मजा तब है अगर आप ये पढ़ें और ये कहें यार ये कौन सी दुनिया के बारे में लिख रहा है, ऐसी भी कोई दुनिया होती है क्या, तो आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन आप देखेंगे हाँ यार होता तो है, सुना तो है, तब मजा आता है कहानी का। अपने जैसी लगे, आप भले ही वो पठान पिक्चर हो, हम यकीन मान लेते हैं ना, इतना जा के देखते हैं, मालूम है कि ये सही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन यकीन करते हैं मार तो सकता है, शाहरुख खान मार तो देगा, है ना। पठान मतलब जवान पठान, वो कोई पिक्चरें थी, लेकिन कितना मजा आया सबको देखने में, हंस हंस के पागल हो गए, उसके एक्शन के ऊपर पागल हो गए। तो यही है, तो एज ए ऑथर हम इवॉल्व तो होते ही हैं, दिमाग तो अपना लगाने लगते हैं। अब जो मैं अगला नॉवेल लिख रहा हूँ, अब उसमें और दिमाग लगा रहा हूँ, अपने में रिसर्च कर रहा हूँ, बैक स्टोरी और क्रिएट कर रहा हूँ। हर मल्टीपल स्टोरीज चल रही हैं, हर कैरेक्टर की अपनी स्टोरी, अपनी दुनिया में फंसा हुआ है, लेकिन एक केस चल रहा है और साथ साथ 3 अलग अलग कहानियां चल रही हैं। यूजुअली आप जो वेब सीरीज देखते हैं या बाहर इंटरनेशनल ऑथर को पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं अगर 4-5 कैरेक्टर किसी एक केस पर है, तो एक मेन स्टोरी है और उसके 3-4 सब प्लॉट्स होते हैं उसके अंदर, वो सब प्लॉट साथ साथ चल रहे होते हैं। तो अब मैं उस तरीके की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ूं। एक और टिप आपको दे देता हूँ ऑथर बनने की, जो मुझे किसी ने दी थी, मेरे ही एक कुलीग ने दी थी। उन्होंने मुझे ये कहा था, जब मैं लिख नहीं पा रहा था, उन्होंने कहा कुछ मत कीजिए, आप रोज लिखिए 1000 वर्ड, 1000 शब्द नहीं भी आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं ना, एक टाइम पे लैपटॉप खोलिए, लिखिए और बंद कर दीजिए। 200 लिखेंगे किसी दिन, आप किसी दिन 500 लिखेंगे, किसी दिन 1000 लिखेंगे, तो यकीन मानिए मैंने एक दिन में 8000 भी लिखे और किसी दिन 200 भी लिखे, लेकिन लिखे जरूर। उनका लिखिए जरूर। आप लिखने बैठेंगे तो नॉवल पूरा हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। तो ये टिप है आप सबके लिए, अगर आप इस पे काम करेंगे तो आप भी किताब लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूं तो हर कोई किताब लिख सकता है, मैं ये मानता हूं। आज का ये अद्वितीय और प्रेरणादायक आयोजन अब समापन की ओर बढ़ रहा है। इस विशेष अवसर पर मैं डिम्पल त्रिवेदी, लखनऊ की एहसास वुमेन की ओर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और इस कार्यक्रम की सफलता में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि संजीव पालीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज अपने अनुभवों और विचारों से हमें प्रेरित किया। उनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यधिक प्रभावशाली और यादगार बना दिया। हमारे वार्ताकार कनक रेखा चौहान जी का भी आभार, जिन्होंने इस सत्र को विचारशील बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आयोजन को सफल बनाने में बीपी हलवासिया फाउंडेशन का विशेष आभार, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम संभव हो सका। इसके अतिरिक्त हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताजमहल लखनऊ तथा हिंदी प्रिंट मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण के सहयोग के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। अब मैं कल्पना जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आकर पालीवाल जी को फेलिसिटेट करें। जयपुर की कठपुतली प्रदान करें स्टेट से। अंत में मैं सभी उपस्थित दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस आयोजन में भाग लिया और इसे सफल बनाने में अपना योगदान दिया।
मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लेखक से उनकी पुस्तक की एक प्रति लेकर उनसे हस्ताक्षर जरूर कराएं। धन्यवाद। थोड़ा पीछे